Hello and welcome to my YouTube चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज वंस अगेन। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे परमाणु के ऊपर, है ना। जो एटम है उसका मैंने आपको थ्योरी है वो करवा दिया था, और आज उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के ऊपर आपने देखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो ये परमाणु के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और जो मैंने आपको करवाए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो तो बहुत आता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी छोड़िएगा मत। अब इसमें दिख रहा है आपको कि ये क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो ये मैंने जो 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, मतलब क्या होती है, ये पूछ रहा है कि लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। अब लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य अगर है तो लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का क्या मतलब है कि जो ऊर्जा होती है वो फोटोन की ऊर्जा, तो आपने पढ़ा है फोटोन की ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आपने पढ़ा है कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है ना, फोटोन की ऊर्जा वो E बराबर एच न्यू होता है, ये एकदम ध्यान रखना है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू आवृत्ति है, ये प्लांक नियतांक या आवृत्ति है, और एच न्यू का मान सी बटा लैम्डा होता है। तो ई का मान हो गया एच सी बटा लैम्डा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है लैम्डा तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा का मान इसमें नहीं है, ये वाले में नहीं है, इसमें है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी बटा लैम्डा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, आप पढ़ते हैं तो ये वाला जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट होता है, ऐसे अल्ट्रा वायलेट होता है इतना दूर में। फिर जो है अल्ट्रा वायलेट के नीचे आप पढ़ते हैं विजुअल होता है, विजुअल ये वाला, है ना। तो ध्यान रखना ये पराबैंगनी होता है, तो ये पराबैंगनी होता है। फिर जो है ये दृश्य होता है। फिर जो है इतना दूर तक अवरक्त होता है, इस तरीके से होता है ना। फिर पराबैंगनी के ऊपर जो है एक्स रेज होता है या एक्स किरणें होती हैं, फिर ये गामा किरणें होती हैं। तो ये इतना से इतना दूर तक होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, कहीं टूटता नहीं है, ठीक है ना। इस रीजन में होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का जैसे दृश्य वाला ही होता है। तो दृश्य वाला क्या पढ़ते हैं आप कि इसका जो रेड वाला होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट वाले का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो विजुअल पढ़ते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है ना। ये लाइन के रूप में नहीं दिखता है, जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता है वैसा लाइन के रूप में नहीं दिखता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल लाइन दिखती है, एक लाइन होती है, इसलिए उसको रेखा बोलती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं बोली जाती है। यहाँ पे वो जैसे आप इंद्रधनुष देखे हैं ना, इंद्रधनुष जो रेनबो होता है वो एकदम बना रहता है, जैसे लाल वाला हटा, है ना। तो उसके बाद नारंगी वाला स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद पीला वाला स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से हरा वाला। तो बैनी या पिनाला जो होता है एकदम एक तरीके कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। तो ये जो है जो आपका सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखाओं के रूप में नहीं मिलता, सतत मिलता है, ये एकदम कंटिन्यूअस होता है, तो सतत होता है, जिसको कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो ये हो गया सतत होती है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सतत। तीसरा जो है आपका हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु है आपका, उसके प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो En दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये प्रथम कक्षा में। तो प्रथम कक्षा का मतलब तो आपका E1 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दूसरी बोहर कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो En होता है वो प्रथम बोहर कक्षा जो होता है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, अब बटा n² हो जाता है ना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है,
तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा n स्क्वायर से भाग पड़ जाता है, केवल इतना ध्यान रखना है। तो E1 में तो दे ही रखा है, तो E1 जो है यहाँ से देख रहे हैं 1 डालिएगा, E1 प्रथम बोर कक्षा हो गया तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में। तो E2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखा है आपने, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो मैंने कहा था कि जो दृश्य भाग होता है वो बामर श्रेणी होता है ना। लाइमन जो होता है वो परावैगनी होता है। तो बामर श्रेणी कहाँ पर मिलता है भाई, तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में मिलता है ना। लाइमन कहाँ मिलता है, जो सबसे ऊपर होता है, मतलब n = 1 के लिए लाइमन श्रेणी मिलता है। तो लाइमन श्रेणी कहाँ मिलता है, तो लाइमन श्रेणी हमारे परावैगनी में मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि परावैगनी जो होता है वो लाइमन श्रेणी होता है, परावैगनी भाग में मिलता है लाइमन श्रेणी। फिर आपका लाइमन बाद बामर है, बामर के बाद आपने पढ़ा है पाषाण, है ना। तो पाषाण कहाँ मिलता है, तो अवरक्त में मिलता है, अवरक्त भाग में मिलता है पाषाण। फिर आपने पढ़ा था ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहाँ मिलता है, तो ये भी मिलता है, ब्रैकेट श्रेणी है, तो ये भी अवरक्त में मिलता है। फिर ब्रैकेट के बाद आपने पढ़ा था फुंड श्रेणी, तो फुंड श्रेणी भी अवरक्त के अंदर मिलता है। फिर आपने पढ़ा था हम्फ्रीज श्रेणी, तो हम्फ्रीज श्रेणी भी हमारे अवरक्त में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइमन से लेकर के आपको यहाँ तक का। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ती है, तो आंसर हो गया बामर। तो चौथा का आंसर हो जाएगा बामर, है ना। ये चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, बामर। फिर कहता है रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है, तो रिडबर्ग नियतांक को RF से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 1.097 गुना 10⁻7 पर मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पर मीटर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट का मान, और पर मीटर है ये वाला, ठीक है ना, RH का मान। तो ये ध्यान रखना है आपको कि RH का मान ये होता है ना। और ऐसे आया था RH का मान, तो क्या आया था, me2e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, ये आया। तो ये होता है RH का मान, ठीक है ना। फिर जो 7 नंबर है आपका, 6 नंबर है, वो कहता है रिडबर्ग नियतांक की बीमा, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, है ना। रिडबर्ग नियतांक का बीमा क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो रिडबर्ग नियतांक का बीमा कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि पर मीटर होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1/मीटर है। तो रिडबर्ग नियतांक का बीमा निकालिएगा तो 1/मीटर का मतलब ये 1/मीटर है, तो 1/L हो जाएगा। मीटर के लिए L लिखते हैं, m पे -1 है, m पे -1 का मतलब क्या है, 1/मीटर। अब मीटर के लिए लिखते हैं तो 1/L हो जाएगा, मतलब m0 L पे पावर -1 T पे पावर 0, ये हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट का बीमा। छठा नंबर है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के। अब यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय लिखा है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जो सन का जो स्पेक्ट्रम है सूर्य का, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से डरने की जरूरत नहीं, आपको स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, नहीं भी दिखे तब भी आपको पता है परावैगनी भाग में पाया जाता है कौन सा। तो परावैगनी भाग में स्पेक्ट्रम जो पाया जाता है, कौन सा श्रेणी पाया जाता है, तो दिख रहा है कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग में पाई जाती है। परावैगनी भाग तो सबसे ऊपर है, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट जो है ना, ये लाइमन श्रेणी में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रावायलेट इसका इंग्लिश होता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। परावैगनी को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, दृश्य को विजुअल बोलते हैं, अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं, है ना। इसको इंफ्रारेड बोला जाता है, इसको तो विजुअल बोला जाता है, और इसको अल्ट्रावायलेट बोला जाता है ना, अल्ट्रा वायलेट।
ये बोला जाता है। तो ये जो हो गया आपका, तो ये कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी। तो 7वां का आंसर क्या हो गया? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, है ना। फिर 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था तो उसका यूज कर दिया है इसमें, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो लिख दिया हमने सब लोग। तो ये जो है वैल्यू वाइज, अगर आप क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो nवीं कक्षा में ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो कितनी है? तो -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू, ये जो इंटू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली जाती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने आपको बता रखा है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये En का मान दिया हुआ है, तो कहता है प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा मतलब n का मान 1, तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा -13.6 ही आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अब E2 कह रहा है प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए, दूसरी कक्षा में भेजेंगे तो -13.6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 से भाग दीजिएगा, तो अभी निकाला था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो आपको पता है ये वाला ज्यादा ऊर्जा है, ये वाला कम ऊर्जा है, तो आवश्यक ऊर्जा कितना हो जाएगा? जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, तो मतलब आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब जो E2 है, E2 और E1 बोलेंगे तो E2 माइनस E1 का जो अंतर है उतना ऊर्जा आपको देना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर जो ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा जो देनी पड़ेगी, है ना, वो मान लेते हैं अगर डेल्टा E है तो कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। E2 कितना हो गया? -3.4 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोड़ दीजिए वो बाद में लिख देंगे। तो अब ये प्लस हो जाएगा 13.6, तो ये 13 में 3 10 जाएगा, 10.2 प्लस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार क्या कह रहा है? E1 से E2 जा रहा है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में यहाँ पे जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है n इज इक्वल टू 2, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ऊर्जा का ये अवशोषण करेगा, क्योंकि ऊर्जा इसको चाहिए, ज्यादा चाहिए तब ना पहुंचेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऊर्जा उसको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए उसको वहां पे ऊर्जा देनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 हो गया, है ना, इसमें -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अवरक्त भाग में कौन कौन सी नहीं पड़ती है? तो अवरक्त भाग में तो करीब करीब सारी पड़ती है, 2 ही नहीं पड़ती है अवरक्त भाग में, हमने अभी लिखा था। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? एक तो लाइमन, ये वाली पड़ती है किसमें? परावैंगनी में, और एक जो है आपका पामर, ये पड़ता है दृश्य में। तो ये दोनों अवरक्त में नहीं पड़ती है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सारी अवरक्त में होती है। तो दोनों आंसर होगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत बार नहीं देखते हैं लोग, और इसको बहुत बार ये गलती होती है कि ये नहीं देखता है क्वेश्चन में, और इस वजह से गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि नहीं लिखा हुआ है तो अवरक्त भाग कहाँ पड़ती है, तो उसका तो आपने पढ़ रखा है। अवरक्त भाग, अवरक्त भाग कहाँ पड़ती है? तो अवरक्त भाग तो आपको पता है, जो लाइमन बामर के बाद आपका ब्रैकेट है, पी फुंड है, फुंड है, फिर आपका क्या कहते हैं, हम्फ्रीस है ना, लाइमर, बामर, पास्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, और आपका
लास्ट वाला जो हम्फ्रीज है वो सारे के सारे अवरक्त तरंगे वाली होती है। तो ये जो है नाइमन बामर उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवस्था ईएन है ना, ईएन ऊर्जा अवस्था है और ईएन से ये कूदता है किसमें, तो ईपी ऊर्जा अवस्था में कूदता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, जहां कह रहा है कि एन जो है बड़ा है, मतलब ये जो नाभिक है ये वाला जो वैल्यू है ये जो पी है और ये वाला जो वैल्यू है वो एन है। तो ऊर्जा ये उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में इसका संक्रमण हो रहा है। ये उच्च अवस्था एन है और निम्न अवस्था ये है। तो आपने पढ़ा था कि जो ऊर्जा का अंतर होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का अंतर कैसे, तो जो उच्च अवस्था है इसको आप लिख सकते हैं, जब भी वैल्यू आता है तो E2 माइनस E1 तो En माइनस EP लिखते हैं, है ना, इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। और ये यहाँ से अगर लिखिएगा तो आपको कह रहा है तरंग दैर्घ्य, तो उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्घ्य मैंने लैम्डा निकालिए। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा ये न्यू बराबर होता है, ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू सी लैम्डा होता है, तो इसको आप लिखते हैं एच, है ना, न्यू बराबर सी बटा लैम्डा होता है, सिंस न्यू इज इक्वल टू सी बटा लैम्डा होता है। हमने आपको पढ़ाया था कि जो ऊर्जा का अंतर होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से ले आइए इधर, लैम्डा आपको निकालना है तो लैम्डा को इधर ले आइए, तो हो जाएगा एच सी, अब बटा ये इधर आ जाएगा ई एन माइनस ई पी, है ना। तो ये जो वैल्यू है आपका हो जाएगा लैम्डा, मतलब जब ऊर्जा इन ईएन ऊर्जा अवस्था से इलेक्ट्रॉन ईपी ऊर्जा अवस्था में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण कितनी होगी भाई, तो इतने उसका जो वेवलेंथ होगा वो एच सी बटा ई एन माइनस ई पी के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है इसमें। तो अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो इसको ध्यान से करिए, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है ना, आप एकदम आ सकता है। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन परमाणु या परमाणु से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें पहला है आपका, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थाई कक्षा की त्रिज्या r है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि अस्थाई कक्षा तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। हाइड्रोजन कक्षा, हाइड्रोजन के लिए जो मान लीजिए नाभिक है तो n इज इक्वल टू 1 जो होता है वो हमेशा अस्थाई कक्षा होता है, जो सबसे, जिसको आप ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, अस्थाई कक्षा को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 के लिए होता है। वो कह रहा है द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या कह रहा है r है, तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए त्रिज्या क्या होगी। तो आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्या होती है वो n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का, ठीक है ना। मतलब जो त्रिज्या है वो किसी भी अगर कक्षा की त्रिज्या पूछेगा तो वो n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर r हो जाएगा, है ना, जहां पे कि ये जो त्रिज्या है वो पहले कक्षा की त्रिज्या होती है। तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो r1 तो दिया हुआ है आपको कि r1 इज इक्वल टू क्या है, तो r1 इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अगर लिखिएगा तो कुछ कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये n स्क्वायर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ट्वाइस r हो जाएगा, मतलब ट्वाइस का स्क्वायर होगा 4r हो जाएगा। मतलब ये वाली जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4r के इक्वल हो जाएगी, है ना। Rn जो होता है मतलब त्रिज्या जो होता है n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना है कि r1 जो है वो आपको तो r दे रखा है, तो r2 क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू r1 हो जाएगा, समझे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी त्रिज्या है इसमें हमने लिखाया था n स्क्वायर a नॉट, ठीक है ना। तो n स्क्वायर a नॉट जो बोहर रेडियस था, तो ये बोहर रेडियस Rn जो होता है वो
सही मायने में आता है n स्क्वायर ए नॉट, जिसको आप कहते हैं ये वाला n1 के लिए, तो उसको मैंने आर नॉट या ए नॉट बोला था। तो ध्यान होगा आपको कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट बोला था। तो ये R1 का मान तो दे ही रखा आपको कि 1, अगर R1 लिखिएगा तो R1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर ए नॉट, और इसी का मान R दे रखा है आपको, है ना। R2 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू, है ना, ए नॉट, मतलब 4R हो गया। तो इसका आंसर 4R हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पहले त्रिज्या की 4 गुना हो जाएगी। फिर आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु वाला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, इसका संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध यही होता है, Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है n स्क्वायर का। और जो रिलेशन है Rn बराबर n स्क्वायर ए नॉट होता है, जहां ए नॉट क्या है, बोर रेडियस है, मतलब n इज इक्वल टू 1 वाला जो रेडियस है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर हो जाएगा ये वाला, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, चाहे ये हो सकता है या ये भी हो सकता है ना। ए नॉट या आर नॉट जो है वो रेडियस है, जिसको R1 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें कैसी विकिरण होती हैं। तो एक्स किरणें आपको पता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें मिलता है। मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, क्योंकि जितने भी सूर्य के किरणें होती हैं, चाहे वो पराबैंगनी है या वृक्त है या जो भी किरणें होती हैं, वो सारी किरणें हमारे पास जो आती हैं वो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। तो मतलब एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है एक्स किरणें, ठीक है ना। नेक्स्ट है बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण कब करता है। तो आपको पता ही है कि बोर सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है, जिसको हमने डेल्टा ई से बोला, इसी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो h न्यू के बराबर होता है। मतलब बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण तब करता है जब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का विकिरण करता है, कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तब वह ऊर्जा का विकिरण करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है हाइड्रोजन परमाणु की r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। अब ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु है आपका, इसका त्रिज्या r है ना। इस r त्रिज्या वाले जो कक्षा है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है कि r त्रिज्या है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो आपने ये निकाला था कि ये जो ऊर्जा होती है E बराबर वो माइनस, है ना, ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ई स्क्वायर बटा माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अगर r त्रिज्या है तो ये होती है। तो ये जो कुल ऊर्जा है, ठीक है ना, टोटल जो कुल ऊर्जा होती है ई कुल ऊर्जा, तो ये इसके बराबर आती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया, कुल ऊर्जा अगर पूछा जा रहा है। फिर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है v वेलोसिटी से, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा तो आपको पता है, ये आपने हाफ mv² से निकाला था, और ये v की का मान जब रखा था तो ये आता है ई स्क्वायर बटा प्लस में आता है, और ये मान जो होता है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ये यही मान कुल ऊर्जा का ये प्लस मान होता है। तो ध्यान रखना है, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आपने पढ़ा था, निकाला था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये गतिज ऊर्जा तो निकल गया हमारा, गतिज ऊर्जा निकल गया, अब स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है।
तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो आपने निकाली थी वहां पे उस वीडियो में देखिएगा जहां पे मैंने बताया इसको, इसके पहले वाले वीडियो में, वो जो है आपका E² बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r माइनस में आया था, है ना। आपने कैसे निकाला था, तो ये माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन था, ये माइनस इलेक्ट्रॉन था। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r, तो E गुना E, प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब प्लस E इंटू माइनस E बटा r लिया था, तो कितना आ गया माइनस E² बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, वही आ रहा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो स्थितिज ऊर्जा मैंने वहां निकाला था कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r होता है स्थितिज ऊर्जा, वहां से निकलती है। तो ये हो गया कुल ऊर्जा, है ना, ये हो गया गतिज ऊर्जा प्लस में होता है, ये स्थितिज ऊर्जा भी माइनस में होता है। ध्यान रखने हैं, इसी दोनों को जोड़ा था हमने, तो ये वाला मान आया था कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर आता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, है ना। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 15 हो गया ये वाला, 15 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 17 नंबर, 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका कुल ऊर्जा 15, 16, 17, और 18 क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग। अब बताइए, कोणीय वेग आपने निकाला था, उसको कहा था MeVr होता है, और ये बोला था NH बटा 2 पाई होता है। उन्होंने तो ये कहा था कि NH बटा 2 पाई होता है, जहां n क्या होता है, तो क्वांटम नंबर होता है, n 1 2 3 होता है। तो कहता है निम्नतम कक्षा, तो निम्नतम कक्षा के लिए तो आपको पता है कि n का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी वाली कक्षा तो यही होगी n = 1, तो सबसे कम वाली कक्षा में n = 1, इसी को बोलते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग MeVr क्या हो गया, कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं वो MeVr होता है। n का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 गुना h बटा 2 पाई हो गया, तो आंसर आ गया h बटा 2 पाई होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बटा 2 पाई होता है। h का मान प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.634 × 10⁻34 जूल सेकेंड बटा 2 पाई, 2 का मान पता ही है, पाई 3.14 होता है, दोनों को भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। फिर कहता है हाइड्रोजन, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संक्रमण जब किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो कैसी किरणें प्राप्त होती है। अब देख रहे हैं संक्रमण कहां हो रहा है, तो उच्च कक्षा से हो रहा है। मान लेते हैं ये उच्च कक्षा है, तो ये उच्च कक्षा हो गया, है ना। उच्च कक्षा से संक्रमण हो कहां रहा है, तो कह रहा है उच्च कक्षा से संक्रमण दूसरी में हो रहा है, मतलब n = 2 है। तो जब भी उच्च कक्षा से संक्रमण 2 में होता है, तो आपको पता है इस सीरीज का नाम बामर होता है, बामर होता है ना। तो बामर श्रेणी की किरणें होंगी, और बामर क्वेश्चन कहता है तो कैसी किरणें प्राप्त होती है, तो बामर श्रेणी नहीं पूछ रहा आपसे, बामर श्रेणी डाल दीजिएगा तो गलती हो जाएगी। बामर श्रेणी के जगह पे पूछ रहा है कैसी किरणें प्राप्त होती है, तो बामर श्रेणी कहां पे प्राप्त होता है, विजिबल रीजन में। तो विजिबल मतलब दृश्य किरणें प्राप्त होगी, दृश्य, है ना। तो दृश्य भाग होता है, मतलब विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणें कह सकते हैं। तो कैसी किरणें प्राप्त होगी, तो दृश्य किरणें प्राप्त होगी जो हमें देख सकते हैं, जिसको हम देखते हैं, ठीक है ना। फिर है आपका एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होता है, तो एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम जो है वो एंगस्ट्रम में 1 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है ना। तो एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम अधिकतम 2 एंगस्ट्रम होता है, उसका भेदन क्षमता, अदरवाइज 1 एंगस्ट्रम का क्रम होता है। ऑर्डर पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर, मतलब उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तभी तो वो जो है हमारे शरीर से पास कर जाती है। एक्सरे का यूज हड्डी से नहीं पास करती है, तो उसका वो क्या कहते हैं, उसका जो इमेज है वो ले लेती है। तो आपका जो है एक्स किरणें हैं, इसका तरंगदैर्घ्य का क्रम जो है क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो 1 एंगस्ट्रम के क्रम का होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो उसका जो क्रम है वो 1 एंगस्ट्रम के क्रम का होता है, ठीक है।